बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 30 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर दो तीन टॉपिक्स हैं और ये तीनों टॉपिक्स जो है आपके सिर्फ और सिर्फ MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो आपका लेक्चर नंबर 30 है इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे विद इन 7 to 8 मिनट्स, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ MCQs के हवाले से ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी कमेंट्स। दोस्तों हम कमेंट्स क्यों करते हैं? कमेंट्स हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं कि मान लो आपने एक कोड लिखा और वो कोड आप साल बाद 2 साल बाद अगर देखें तो आपको उसको कोड को समझने में आसानी हो। तो उस कोड को समझने में आसानी कब होगी? जब आप उसके साथ जो है वो इंग्लिश में साथ साथ ये लिख दोगे कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी, ये लाइन मैंने क्यों लिखी। तो यानी इसको दोस्तों हम कहते हैं कमेंट्स करना, कि अगर आप अपने कोड के बिल्कुल आगे इंग्लिश के अंदर ये लिख देते हो कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, तो इसको हम कमेंट करना कहते हैं। और ये कमेंट जो है एक प्रोग्रामर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो लिखते हैं, या अपने दूसरे प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे कमेंट करने का जो सबसे पहला रूल है वो है जी ऑल कमेंट्स शुड बी रिटन इन इंग्लिश। कहता है कोशिश करो कि जब भी कोशिश क्या बल्कि कहता है जब भी आप कमेंट करो तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। दूसरा कहता है कमेंट करने के लिए आप या तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ये फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक और लास्ट पे फिर स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने कोई सिंगल लाइन कमेंट करनी हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को कमेंट करना है, तो उस लाइन के शुरू पे इस तरह से आपने ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे तो आपकी वो सिंगल लाइन जो है वो कमेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आगे वो बोल रहे हैं कि C++ और जावा के अंदर अगर आपने एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट करना हो तो उसके लिए ये आप डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन को कमेंट करते हैं। अगर आपने C++ या जावा के अंदर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि जिस लाइन से आपने कमेंट करना स्टार्ट करना है वहाँ पे पहले आप ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे, और देन उसके बाद ऐसे आप स्टैटिक लगाओगे, और देन उसके बाद जहाँ पर आपने एंड करना है, मतलब आपने 5 लाइन को कमेंट करना है, तो जिस लाइन से स्टार्ट करना था वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का स्टैटिक लगाया। अब 5 लाइन्स के बाद जहाँ पर आपने कमेंट करना एंड करना है वहाँ पर जाके पहले आप ऐसे स्टैटिक लगाओगे और देन उसके बाद ऐसे फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। देखो तो कहना है पहले आप फॉरवर्ड स्लैश देन स्टैटिक और देन उसके बाद अपना कोड जो भी आपने कमेंट करना वो लिखोगे मल्टीपल लाइन्स में, और उसके बाद लास्ट पे जहाँ पे एंड करना कमेंट करना वहाँ पे स्टैटिक और देन फॉरवर्ड स्लैश आप लगाओगे तो आपकी मल्टीपल लाइन जो है वो कमेंट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट्स शुड बी इंडेंटेड रिलेटिव टू देयर पोजीशन इन द कोड। कहता जब भी आप अपने कोड के अंदर कमेंट करो तो कहता कमेंट करने के लिए कोशिश करो कमेंट इस तरह से करो जिससे ये पता चले कि ये जो कमेंट है ये इस बॉडी का पार्ट है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप ये जो कमेंट है बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट पे कर दोगे तो इससे ये होगा कि शायद ये जो कमेंट है ये इस बॉडी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये इट्स सेल्फ खुद एक मतलब जनरल लाइन है, जबकि हालांकि ये कमेंट किसके अंदर है? इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर है। तो कोशिश करें हमेशा कि जब भी आप किसी बॉडी के अंदर कुछ भी लिख रहे हो ना तो थोड़ा गैप देकर, मतलब स्टार्टिंग से 2-3 लाइन छोड़ के दो तीन स्पेसिस देकर फिर देन आप जो है काम करो। उससे थोड़ी खूबसूरती ये हो जाएगी कि पता चलेगा कि ये जो लाइंस ऑफ कोड है ये इस बॉडी का पार्ट है, मतलब इस बॉडी के अंदर मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है। आगे एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। सबसे पहले लेआउट की वो बात कर रहा है, कहता है लेआउट कैसा होना चाहिए? बेसिक इंडेंटेशन शुड बी 2। अब इसका 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब ये है, कहता है जब भी आपने इंडेंटेशन देनी हो ना, मतलब आपने ये शो करना हो कि ये लाइन जो है अपने से प्रीवियस लाइन का पार्ट है, तो उसके लिए कहता है स्टार्टिंग के ऊपर सिर्फ 2 स्पेस दो। कितनी स्पेस दो? 2 स्पेसिस दो। कहता है 2 स्पेस जब आप दे दोगे ना तो उससे इसको कहता है इंडेंटेशन करना। तो कहता है जब आप 2 स्पेस दे दोगे ना अपनी किसी भी लाइन की शुरू में तो हम समझ जाएंगे कि ये जो लाइन है अपने से प्रीवियस लाइन का पार्ट है, ठीक है। जैसे ये जो लाइन लिखी हुई है ये लाइन, इसका मतलब है ये यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में दो स्पेस दी हुई है ना, इसका मतलब है ये जो लाइन लिखी हुई है A × I = 0, ये बेसिकली इस फॉर लूप का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसमें बताता है नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कहता है जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को लिखो ना तो उसको नेचुरल फॉर्म में लिखो ताकि उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाए। ये देखो अब वो क्या कह रहा है, कहता है कंडीशनल एक्सप्रेशन विद नेगेटिव आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहता है जब आप अपनी कंडीशन के अंदर इस तरह से ये फैक्टोरियल का सिंबल यूज़ करते हैं ना, जो कि नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं, नेगेशन के लिए यूज़ करते हैं। कहता है ये जो नेगेशन का सिंबल है ना ये हमेशा हमारी स्टेटमेंट को बहुत ही डिफिकल्ट बना देता है, मतलब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कहता है अगर ब्लॉक वेरिएबल की वैल्यू एक्टिव ब्लॉक से छोटी नहीं है, यहाँ पे नॉट का ये फैक्टोरियल का मतलब नहीं है, छोटी नहीं है, फिर क्या होगा अगर छोटी नहीं है? तो इसका मतलब है या तो फिर बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी।
तो बजाय इसके कि हम यहाँ पर ये फैक्टोरियल का सिंबल यूज़ करें, उसके बाद ये लेस देन का सिंबल यूज़ करें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, हम ये नॉट का जो ऑपरेटर यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पे हम जो है वो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि दोस्तों नॉट इक्वल और लेस देन का मतलब सेम यही है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ये नेगेशन हटाकर यहाँ पर सिंपली अपना जो साइन था वो चेंज कर दिया और देखो हमारी स्टेटमेंट कितनी ही सिंपलीफाइड हो गई है, मतलब कितनी सिंपल हो गई। अब उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना बहुत ही आसान हो गया। समझ आ गई बात की। तो इसलिए कहता है कोशिश करो जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखो तो उसमें जो नेगेटिव सिंबल है ना आपका, ये फैक्टोरियल कहता है इसको नेगेशन को कम से कम यूज़ किया करो। उसके बाद आता है दोस्तों पैरेंथेसिस टू रिमूव एम्बिग्यूटी। इसका क्या मतलब है, कहता है पैरेंथेसिस शुड ऑलवेज बी यूज्ड एज दे रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी एंड क्लैरिफाई थिंग्स बाय स्पेसिफाइंग ग्रुपिंग। कहता है जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में ग्रुप करते हो ना प्रोग्रामिंग के अंदर, तो कहता है उनको ग्रुप करने से हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। अब उस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए और अपनी क्लैरिफिकेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। अब देखो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ है एक्स एंड मास्क इक्वल टू BITS। अब दोस्तों कोई पता नहीं चल रहा कि ये एक्स जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व है या मास्क इसके साथ इन्वॉल्व, मतलब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही मुझे यहाँ पर। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे नीचे क्या किया, नीचे वाली जरा एग्जाम्पल में देखो, इफ़ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स एंड मास्क, आगे ब्रैकेट से लिखा हुआ है इक्वल टू BITS। इसका मतलब है हम समझ गए हैं कि ये जो एक्स एंड मास्क है ये एक स्टेटमेंट है जिसको हमने कंपेयर किसके साथ करना है, इस BITS के साथ कंपेयर करना है। तो इस तरह दोस्तों ये जो आपकी पैरेंथेसिस है ना, स्मॉल पैरेंथेसिस, ये आपकी बेसिकली कम्प्लेक्सिटी को जो है क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं जब आप ग्रुप के अंदर मल्टीपल थिंग्स को आपस में अटैच करते हो। तो ये सिर्फ आपके एमसीक्यूज के हवाले से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आगे ब्रेकअप कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस कहता है जब आपने कोई भी कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना, मतलब एक बहुत लंबी, जैसे देखो ये एक बहुत लंबी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर दोस्तों इसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, डिवाइड से बुरा मतलब ये कि इसका ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है ये अलग कर दूँ, ये वाला पोर्शन इतना इतना अलग कर दूँ, ये वाला पोर्शन इतना इतना जो है वो अलग कर दूँ, इसको कहते हैं ब्रेकअप करना। तो मतलब एक बड़ी एक्सप्रेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ब्रेकअप कर दिया उसका, ताकि उसकी कम्प्लेक्सिटी को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये मतलब इसका यही है ब्रेकअप कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, कि हम अपनी बड़ी एक्सप्रेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम वो ब्रेकअप होने के बाद हमारी कम्प्लेक्स चीज़ जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लास्ट में लिखा हुआ है शॉर्टकट्स एंड क्रिप्टिक कोड। शॉर्टकट एंड क्रिप्टिक कोड का क्या दोस्तों मतलब होता है, कहता है कुछ टाइम प्रोग्रामर क्या करते हैं, अपने कोड को जो है बहुत ही शॉर्ट वर्डिंग में लिखते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखते हैं अपने कोड को, जिससे क्या होता है कि वो प्रोग्रामर तो इजीली अंडरस्टैंड कर रहा होता है जो उसको लिख रहा होता है, लेकिन जो अदर प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए ये बहुत ही चीज़ डिफिकल्ट हो जाती है। मतलब वो जब आपकी इस शॉर्टकट चीज़ को देखते हैं ना, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि उनको नहीं समझ आ रही होती है कि इसका क्या मतलब है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि शॉर्टकट एंड क्रिप्टिक, इसको कहते हैं क्रिप्टिक कोड। जब आप शॉर्टकट के अंदर कोड लिखते हो ना, इसको हम शॉर्टकट या फिर क्रिप्टिक कोड कहते हैं। तो कहते हैं ये कुछ टाइम तो ठीक है, ये बेनिफिट है कि मतलब जब आपके प्रोग्रामर बड़े ही हाई लेवल के हों, लेकिन दोस्तों अगर आपके कुछ प्रोग्रामर बीच में बिगिनर्स हैं तो उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चाहिए कि कभी भी आप ये क्रिप्टिक कोड या फिर शॉर्टकट कोड जो है कभी भी यूज़ मत करो, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि आपके जो बिगिनर प्रोग्रामर है उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इसको समझना। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, देखो आप लिखते हो प्लीज़, तो एक बंदा है जो प्लीज़ को पूरा लिखता है PLEASE प्लीज़ लिखता है, और एक बंदा वो है जो लिखता है PLZ। तो अब देखो कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको ये पता है PLZ का मतलब प्लीज़ लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट है प्लीज़ का, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको मेरी तरह नहीं पता होगा कि भाई इसका क्या मतलब है। अब जैसे देखो मैं इसकी एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है ना उससे बताता हूँ आपको। मुझे ना एक बंदे ने मैसेज किया NP के नाम से, NP उसने मुझे लिखी वजह NP, ठीक है। अब मैं सोच में पड़ गया यार ये NP का क्या मतलब है। अब उसने शॉर्टकट लिखा हुआ था नो प्रॉब्लम का, नो प्रॉब्लम का उसने शॉर्टकट लिख के मुझे भेजा था। अब मुझे क्या पता भाई ये N का मतलब नो यार, P का मतलब प्रॉब्लम है, उसने तो शॉर्टकट लिख के भेज दिया। अब उसे पता था कि NP का मतलब नो प्रॉब्लम है, लेकिन भाई मुझे नहीं था पता इस बात का। तो मैंने उसे स्पेसिफिक फिर पूछा, मैंने कहा भाई ये जो आपने मुझे NP भेजा इसका क्या मतलब है। उसने मुझे बताया इसका मतलब है नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए यानी आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि यानी कुछ टाइम ऐसे होता है कि बहुत से ऐसे शॉर्टकट आप यूज़ करते हो जिसका कई लोगों को मतलब समझ नहीं आता है, या कुछ लोगों को उसका मतलब नहीं पता होता। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप ये शॉर्टकट वहाँ यूज़ किया करो जहाँ पर अगला बंदा भी बड़ा वेल एजुकेटेड और बहुत ही एक्सपीरियंस वाला हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता कि आपके साथ कुछ बिगिनर प्रोग्रामर भी हैं, तो आप फिर अपने कोड को जो है फुल फॉर्म में जो है वो टाइप
किया करो। तो यहाँ तक दोस्तों आपका जो आपका ये लेक्चर था ये बस यहाँ तक ही था। आगे जितना भी चीज़ है वो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो ये जो आपने लेक्चर नंबर 30 आज पढ़ा, इसमें 3 से 4 चीज़ें थी बस, वो भी देखो सिंगल लाइन की चीज़ें थी, और वो भी सिर्फ आपके कमेंट्स के लिहाज से सॉरी कमेंट कर रहा हूँ, एमसीक्यूज़ के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।